हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल RCA2Z में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि RC प्लेन डिज़ाइन कैसे किया जाता है, RC प्लेन डिज़ाइन करने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है और RC पेन के कुछ बेसिक्स भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बेसिक्स क्या है, मतलब कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। ये आप जान लीजिएगा तो आपको RC पेन डिज़ाइन करने में काफ़ी आसानी होगा। ये RC प्लेन के ऊपर से बनाया हुआ चित्र है और ये जो आपको रेड लाइन सब दिख रहा होगा ये इसका विंग है और इसके विंग की लंबाई को हम विंग स्पैन कहते हैं और विंग के चौड़ाई को विंग कॉर्ड कहते हैं। ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा होगा इसे एलेरॉन कहते हैं। एलेरॉन का बेसिकली काम प्लेन को रोल कराना रहता है। ये हमारे प्लेन का हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र का बेसिकली काम प्लेन को स्टेबल रखना रहता है, मतलब कि ना कि ऊपर जाने देता है ना ही नीचे जाने देता है। और इसी में एलिवेटर लगा रहता है। एलिवेटर का काम रहता है प्लेन को ऊपर या नीचे करने के लिए। इसे जब हम रिमोट से सिग्नल देते हैं तो ये प्लेन को या तो ऊपर ले जा सकता है या नीचे ले जा सकता है। ये सिग्नल के अकॉर्डिंग होता है। प्लेन के बॉडी को फ्यूजलाज कहते हैं और आपको जो ये पीला लाइन में दिख रहा होगा इसको वर्टिकल स्टेबलाइज़र कहते हैं। अब वर्टिकल स्टेबलाइज़र में रडर रहता है। रडर का बेसिकली काम प्लेन को दाएं या बाएं मोड़ना रहता है। मुझसे जितना हो सका मैंने आपको उतना बेसिक बता दिया है। अब जो रह गया होगा उसका मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। चलिए अब देखते हैं कि प्लेन को डिज़ाइन कैसे करना है। तो प्लेन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है RC प्लेन डिज़ाइन कैलकुलेटर और देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में ही आएगा RC प्लेन डिज़ाइन कैलकुलेटर का वेबसाइट। आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एयरप्लेन टाइप। एयरप्लेन टाइप में 3 है, ट्रेनर, स्पोर्ट और ग्लाइडर। तो आप अगर पहली बार प्लेन बना रहे हैं तो आपको ट्रेनर पे ही सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद नीचे लिखा है एयरप्लेन विंग स्पैन इंच में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ विंग स्पैन किसे कहते हैं। विंग की लंबाई को विंग स्पैन कहते हैं, जो कि हमें इंच में लेना है। प्लेन डिज़ाइन करने का शुरुआत विंग स्पैन से ही होता है। मैं अपने प्लेन के विंग स्पैन का लंबाई 50 इंच ले रहा हूँ। आप चाहे जितना ले सकते हैं, 30 इंच या फिर 60 इंच भी ले सकते हैं या 40 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप पहली बार RC प्लेन बना रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप 40 से 50 इंच के बीच में ही विंग स्पैन रखिए, क्योंकि ये प्लेन मीडियम साइज में बनता है और ये काफ़ी अच्छा भी उड़ता है। मैं यहाँ 50 इंच लिख के सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं सब कुछ कैलकुलेट करके आ चुका है। चलिए अब देख लेते हैं इसको एक एक करके कि इसमें किस तरह से क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंग डिज़ाइन डिटेल्स स्पेसिफिकेशन साइड में। यहाँ देखिए विंग स्पैन जो कि हम लोगों ने 50 इंच लिया है। उसके नीचे लिखा हुआ है फ्यूजलाज लेंथ 36 इंच, मतलब कि हमारे प्लेन का जो ये वाला फ्यूजलाज होगा ये 36 इंच होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है विंग एरिया जो कि 455 स्क्वायर इंच होना चाहिए, मतलब कि हमारे विंग का जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो 455 स्क्वायर इंच होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है विंग कॉर्ड जो कि 9.09 इंच होना चाहिए। आप 9 इंच भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अपने प्लेन का विंग कॉर्ड 9 इंच और विंग स्पैन 50 इंच ले रहा हूँ, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 450 स्क्वायर इंच, जो कि 455 स्क्वायर इंच के आसपास है, इसलिए चल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है विंग थिकनेस जो कि 1.18 इंच होना चाहिए, मतलब कि हमारे प्लेन का जो एयरफॉइल होगा उसके आगे की ओर से 30% पे
उसकी जो ऊंचाई होगा वो 1.18 इंच होगा। मगर हम इसको चेंज करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने विंग कॉर्ड को भी चेंज किया है, इसीलिए हम उसके 30% पे 1.18 इंच की जगह 1 इंच लेंगे। मैं आपको बता दूं, आप इस कैलकुलेटर में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको एयरफॉइल समझ में नहीं आया होगा तो हमारे चैनल पर एयरफॉइल बनाने का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एलेरॉन टोटल सरफेस एरिया वैल्यू इज़ फॉर लेफ्ट एंड राइट एलेरॉन्स। मतलब कि हमारे प्लेन का जो दोनों एलेरॉन्स का टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 50.1 स्क्वायर इंच। उसके नीचे लिखा हुआ है एलेरॉन लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि 13.92 इंच और 1.8 इंच दिया हुआ है। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। हम लेने वाले हैं 16 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई, जिससे कि अगर हम एक एलेरॉन का स्क्वायर फीट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 24 स्क्वायर फीट, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये लगभग 48 स्क्वायर फीट के बराबर हो जाएगा, जो कि 50 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो इतना चल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉप टू द लीडिंग एज ऑफ द मेन विंग डिस्टेंस, जो कि है 7.5 इंच। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। वहाँ जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि प्रोपेलर और विंग के आगे वाले एज के बीच का दूरी 7.5 इंच दिए हुआ है। तो हम इसको बढ़ाने वाले हैं, हम इसको 8 इंच लेंगे। आप चाहे तो 8.5 इंच भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सीजी बैलेंस करने में आसानी होता है। उसके बाद दिए हुआ है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर डिज़ाइन डिटेल्स, और यहाँ उसका साइड में स्पेसिफिकेशन दिए हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर सरफेस एरिया इंक्लूड द एलिवेटर। मतलब कि एलिवेटर को लेके हमारे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो 113.8 स्क्वायर इंच होना चाहिए। इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का लंबाई 16 इंच और चौड़ाई 7 इंच लिया है, जो कि हो जाएगा 112 स्क्वायर इंच, जो कि 113 स्क्वायर इंच के आसपास है। मतलब इतना कि ये चल जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है एलिवेटर सरफेस एरिया 28.5 स्क्वायर इंच। इसीलिए मैं इसको 2 इंच पे काटूंगा। 16 इंच पहले ही चौड़ाई है और 2 इंच पे काटने पे ये 16 दूना 32 हो जाएगा, जो कि 28 स्क्वायर इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इतना ये चल जाएगा। उसके नीचे दिया हुआ है मेन विंग लीडिंग एज टू हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लीडिंग एज 27.3 इंच। मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का आगे वाला एज और विंग का आगे वाला एज के बीच का दूरी 27.3 इंच, लगभग 27 इंच के आसपास आपको लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है वर्टिकल स्टेबलाइजर डिज़ाइन डिटेल्स। तो वर्टिकल स्टेबलाइजर सरफेस एरिया जो होगा वो 45.5 स्क्वायर इंच होगा। इसीलिए जो हमारा वर्टिकल स्टेबलाइजर होगा वो 7 इंच बाई 7 इंच का होगा, जिससे कि 7 स्क्वायर इंच हो जाएगा। और इसको ऊपर की ओर से थोड़ा कर्व काटेंगे, जिससे कि 4 या 5 स्क्वायर इंच इसमें से कट के हट जाएगा, तो ये 45 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है रॉडर सरफेस एरिया इंक्लूडिंग द रॉडर 14.4 स्क्वायर इंच। इसके लिए हमें रडर को 2 इंच पे काटना हुआ। 7 इंच ये पहले से ही है, 2 इंच चौड़ाई पे हम काटेंगे रडर को, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, जो कि 11 के आसपास है। इतना चल जाता है। उसके नीचे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस डिज़ाइन स्पेस सीजी विथ रिकमेंडेड पावर। उसी के नीचे लिखा हुआ है रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट 35 आउंसेस। आउंसेस से हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, तो मैं आपको आगे आपको वीडियो में बता दूंगा कि आप आउंसेस को ग्राम में कैसे बदलिएगा। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है रिकमेंडेड पावर आउटपुट,
तो इससे उतना हम लोग को मतलब नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है रिकमेंडेड केवी ऑफ मोटर्स, 1080 केवी मोटर दिया हुआ है, तो आप 1000 केवी मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं, 1400 केवी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है रिकमेंडेड लिपो सेल काउंट, 3S बैटरी का यूज़ करना है इसमें। और उसके बाद लिखा हुआ मैक्सिमम विंग लोडिंग, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। उसके नीचे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बहुत ज़रूरी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है 2 इंच टू 2.73 इंच, मतलब कि हमारा 2 इंच और 2.73 इंच के बीच में प्लेन बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा प्लेन अच्छे से उड़ पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे प्लेन का पूरा वेट कितना होगा, जो कि दिया हुआ है 35.7 आउंसेस। इसको ग्राम में बदलने के लिए आपको गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करना होगा OZ2 ग्राम। गूगल पे कुछ इस तरह का कैलकुलेटर आ जाएगा और हमारा आया था 35.7 आउंसेस, तो उसको यहाँ पे लिख देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आया है 1012 लगभग ग्राम में, 1012 ग्राम, मतलब कि हमारे प्लेन का जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए वो 1 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्लेन नहीं उड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें।